प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे पास एक किताब है, उनका नाम है सैमुअल मरीस, जो लेमन इवेंजेलिकल फेलोशिप ने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। उस किताब को मैं भाग 1 से आपको सुनाना चाहता हूँ, तो सुनिए। भाग 1। अरण्य का राजकुमार जंग का मोहरा। काले महाद्वीप ने विश्व को अनमोल चमकीले जवाहरात दिए हैं। जब वे खोद कर निकाले गए थे, उस समय हीरे चमकहीन थे। केवल मलिन पत्थर इंद्रधनुषी रंगों में चमकने से पहले इनकी कटाई और तराशे जाने की जरूरत थी। आधुनिक युग में भी इसी तरह अफ्रीका ने विश्व को उत्तम तेजोमय नेता प्रदान किया है। जिस प्रकार हीरा सूर्य के तेज को पूरी तरह प्रकट करता है, उसी तरह सैमुअल मॉरिस की जिंदगी विश्व के तेजोमय गौरव की सत्य ज्योति को प्रतिबिंबित करती है। परंतु वह तेजस्वी शक्ति जिसने सैमुअल मॉरिस को मानवता का प्रिय नेता बनाया, उसे जन्म से न मिली थी। काले हीरे को चमकती हालत में लाने के लिए दिव्य हाथों तराशा जाना जरूरी था। उसके पालने पर कोई भाग्य का तारा नहीं चमका था। वह पश्चिमी अफ्रीका के भीतरी घने वनों में बसे हजारों ग्रामीण लड़कों में से एक था। वह आइवरी कोस्ट देश का नाम के पश्चिमी वनों में बसी क्रू जनजातियों में से एक था। जंग का मोहरा। उनका नाम काबू था। उनके पिता कबीले के सरदार थे, जबकि काबू उनके ज्येष्ठ पुत्र एवं राजकुमार होने की श्रेणी में था। पूरे संसार में उससे आभागे प्राणी कोई नहीं था। आजादी और सम्मान के ओहदे से गिर गुलामी से भी बदतर हालत में वह बंधा था। उन प्रदेशों में सरदारों की ऐसी प्रथा थी कि यदि कोई युद्ध में पराजित होता तो उसे अपने ज्येष्ठ पुत्र को जम के हर जाने की भरपाई पूरी होने तक बंधक बनाकर गिरवी रखा जाता था। यदि भुगतान में देरी होती तो उसे प्रायः बांधकर यातना दी जाती थी। ऐसा ही काबू के भाग में था। जब काबू बच्चा ही था, उनका पिता अपने पड़ोसी कबीलों से 2 बार युद्ध में पराजित हो गया था। हर बार काबू को ही मोहरे के रूप में विजयी सरदार के हाथों गिरवी रखना पड़ता था। पहली बार जब ऐसा हुआ तो काबू इतना छोटा था कि उसे याद तक नहीं था। पहली बार उनके पिता ने बिना देरी किए बंधक की राशि का भुगतान कर दिया और उसे अपना बेटा शीघ्र वापस मिला। दूसरी बार भुगतान पूरा होने से पहले काबू कई साल तक बंधक ही बना रहा। ये बड़ा दुखदायी अनुभव था, जिसके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहता था। काबू कभी वह थोड़े ही समय के लिए घर में रह पाया और विनाशपूर्ण झगड़े में दोबारा उनका कबीला घसीट लिया गया। कई दुश्मनों के काफिले के क्रूर और दुराचारी सरदारों ने मिलकर काबू के लोगों को पराजित कर उनके गांव को आग से जलाकर भस्म कर दिया एवं फसलें बर्बाद कर दी। उनके पिता को मजबूरन शांति सुलह का निवेदन करना पड़ा और बहुत बड़े हर्जाने की रकम पर हामी भरनी पड़ी, जो उनके उजड़ी हुई फसल की हालत देख पूर्ति करना असंभव था। काबू लगभग 15 वर्ष का हो चुका था। तीसरी बार उसे हर्जाने के मोहरे के रूप में कठोर सुलह के लिए बंधक बना लिया गया। काबू के पिता भुगतान के दिन जितना उनके लोगों द्वारा एकत्रित हो सका, हाथी दांत, रबड़, कोला के बीज एवं अन्य व्यवसाय की सामग्रियां लेकर आए। विजयी सरदार ने वे सारी वस्तुएं ले ली और लाई गई इन वस्तुओं की अपनी मनमानी से कीमत लगाने के बाद उसने कहा कि हर्जाने की पूर्ति नहीं हुई है। उसने मोहरे को रिहा करने से इनकार कर दिया। काबू के पिता पुनर्तः निराशा में थे, फिर भी उन्होंने पुनः एक प्रयास करने का निश्चय किया। उन्होंने कबीले के लोगों को अपने बचे खुचे माल असबाब का त्याग करने के लिए प्रेरित किया। जब वे दूसरी बार वस्तुओं से भर कर आए तो पुनः तौलने के बाद कम होने का करार दिया। कुछ वर्षों से वह विजेता सरदार सिएरा लियोनियन व्यापारियों के संग व्यापार करने लगा था। उनके साथ युद्ध में लूटे गए माल के बदले नमक,
शुद्ध आभूषण और मदिरा, अधिकतर शराब का विनिमय करता था। शराब की लत बढ़ने पर देशी रुपयों के विनिमय मूल्य को वह कम लगाने लगा। हर्जाने की वह हर रकम उसे कम लगती जो उसकी शराब को हासिल कराने में कम पड़ती। पहले से भांपते इस सरदार की नाइंसाफी एवं शराब के पीछे बढ़ते पागलपन को देखकर वह भयभीत होने लगा कि उनका बेटा अधिक समय तक यातना सहन न कर पाएगा। काबू के पिता दूसरी बार भेंट करने के समय अपने बेटे के बदले अपनी लुभावनी बेटियों में से एक को मोहरे के रूप में रखना चाहा। काबू ने हस्तक्षेप किया, मैं अपनी बहन से बढ़कर सजा सह सकता हूँ, मुझे यहाँ रहने दो। उनके पिता ने भांप लिया था कि आगे हर्जाना दे पाना असंभव है। उन्हें काबू को उसके भाग्य पर छोड़ अपनी बेटी की ओर रवाना होना पड़ा। जब काबू के पिता दोबारा वापस आने में नाकामयाब रहे तो आगबबूले राजा ने हर रोज काबू को कोड़े लगाने की आज्ञा दी। हर मार पहले की मार से ज्यादा दर्दनाक एवं लंबी होती थी। एक कटीली जहरीली बेल चाबुक के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। हर एक वार मांस उधेड़ देता और जलाने वाले कीटाणु छोड़ता जाता। दर्द से पीड़ित शिकार को ऐसे लगता मानो पूरे शरीर में आग लग गई हो। हर बार सरदार के जल्लाद काबू को यातनाएं देते समय एक क्रू कबीले के गुलाम को इस यातना का चश्मदीद गवाह बनाते। उस चश्मदीद गवाह को काबू के पिता के पास भेजा जाता कि उन्हें अग्नि परीक्षा की दिल दहला देने वाली यातना की कहानी बताए और चेतावनी दे कि यदि हर्जाने की भरपाई के लिए प्रयास 2 गुना नहीं किया गया तो ताड़ना और अधिक क्रूर कर दी जाएगी। काबू के जख्मों को भरने का समय नहीं मिलता था। पीठ पर मांस चिथड़ों के समान लटकता था। जल्द ही अधिक लहू बहने के कारण, रक्त की कमी एवं बेल के जहर के कारण बुखार से क्लांत वह अधिक समय के लिए न तो खड़ा और न ही बैठ पाता था। एक आड़े पेड़ खड़ा किया गया। काबू की पीठ पर पिटाई करने के समय उसे वहां डाल दिया जाता था।